वीवर्स, कुछ एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पूरी तरीके से खो गए थे। वो तो लगातार अपनी स्पेसशिप से दूर जाते जा रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में उन्हें ऐसा क्या देखने मिल गया जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। कहानी की शुरुआत में हमें नासा का एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन कॉस्की अपनी टीम के साथ कुछ मरम्मत कर रहे थे। उनकी टीम को स्पेसशिप में कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल करने होते हैं। टीम के अंदर डॉक्टर स्टोन नाम की एक और एस्ट्रोनॉट मौजूद थी जो स्पेस में पहली बार आई थी। दरअसल वो स्पेसशिप के हार्डवेयर एक्सपर्ट होती हैं, जिन्होंने इंस्टॉलेशन का पूरा काम पृथ्वी पर ही किया था। लेकिन अंतरिक्ष में आकर स्पेस स्टेशन को रिपेयर करने का काम उन्हें जम नहीं रहा था, पर साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता है। कैप्टन कॉस्की के पूछने पर डॉक्टर स्टोन ने ये बताया कि अंतरिक्ष की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है और ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस धरती पर कहीं नहीं देखने मिलेगा। कैप्टन कॉस्की तो अपनी आदत से मजबूर थे लोगों को बार बार अपनी कहानियां सुनाने के लिए। अब कॉस्की और डॉक्टर स्टोन इंस्टॉलेशन का काम करते रहते हैं। तभी उन्हें अर्थ पर मौजूद हेडक्वार्टर से कॉल आता है, जिसमें वो बता रहे थे कि उन्हें इंस्टॉलेशन का पार्ट जल्द से जल्द खत्म करके तुरंत ही अर्थ पर वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि रशियन ने अपना एक सैटेलाइट स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया है। सैटेलाइट के टूटे हुए पार्ट्स और मलबे लगातार अंतरिक्ष में घूम रहे थे, जिनकी वजह से उनका स्पेस स्टेशन भी डैमेज हो सकता था। दरअसल रशियंस अपने सीक्रेट मिशन के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, लेकिन उनका ये डेटा किसी और देश के हाथ न लगे, इसीलिए उन्हें समय समय पर अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। कैप्टन कॉस्की और डॉक्टर स्टोन जल्द से जल्द काम खत्म करके स्पेस स्टेशन के अंदर जा रहे थे, लेकिन अब सैटेलाइट का सारा मलबा वहां तक पहुंच गया था, जो वहां पर मौजूद और भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सभी के पास बढ़ रहा होता है। कैप्टन कॉस्की और डॉक्टर स्टोन को तो चांस ही नहीं मिलता वहां से बाहर निकलने का, और अब जिसका डर था वही हुआ। सैटेलाइट के बड़े बड़े मलबे उनके स्पेस स्टेशन से टकराने लगे थे। भले ही अंतरिक्ष में सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो चलती हैं, लेकिन सैटेलाइट के वो सारे टुकड़े गोली की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते टुकड़ों की वजह से कैप्टन कॉस्की का स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होने लगा था, और अब डॉक्टर स्टोन जिस पैनल पर खड़े होकर काम कर रही थी वही पूरा स्पेस स्टेशन से अलग होकर दूर चले जाता है। डॉक्टर स्टोन तो एकदम बेकाबू होकर लगातार घूमने लगी थी, क्योंकि स्पेस में अगर कोई भी चीज एक बार मोशन में आ गई तब वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रुक नहीं सकती। इसीलिए डॉक्टर स्टोन लगातार घूमते हुए दूर चली जा रही थी। डॉक्टर स्टोन तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, और अब तो उनके स्पेस सूट का ऑक्सीजन भी खत्म होने आ गया था। उनके सूट में सिर्फ 8% ऑक्सीजन ही बची होती है। कैप्टन कॉस्की लगातार स्टोन से उसकी लोकेशन पूछ रहे थे। तभी डॉक्टर स्टोन ने अपने स्पेस सूट की लाइट्स ऑन कर ली होती हैं, जिससे कि कैप्टन कॉस्की को उसके लोकेशन का पता चल पाए। और अब तो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो लोग अर्थ के हेडक्वार्टर पे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर स्टोन को लग रहा था कि ये सब अब उसका अंत है, क्योंकि इतने सुनसान अंतरिक्ष में उसे बचाने कौन आएगा। तभी अचानक कैप्टन कॉस्की डॉक्टर स्टोन को पकड़ लेते हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें अपने स्पेस सूट में लगे कंट्रोलर की मदद से किया था, जिससे कि वो स्पेस में कहीं भी आ जा सकते थे और स्पेस स्टेशन की तरफ लाने लगते हैं। कैप्टन कॉस्की ने डॉक्टर स्टोन को 90 मिनट का स्टॉप वॉच लगाने के लिए कह दिया था, क्योंकि सैटेलाइट का जो मलबा अभी अभी निकला है उसे अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में 90 मिनट लगेंगे। वो पूरे 90 मिनट में अर्थ का पूरा चक्कर लगा के यहीं पर आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर स्टोन ने अपने घड़ी में 90 मिनट का स्टॉप वॉच लगा दिया होता है। कैप्टन कॉस्की लगातार डॉक्टर स्टोन को लेकर स्पेस शटल की तरफ बढ़ते रहते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में एक दूसरा एस्ट्रोनॉट मिल गया था। कैप्टन कॉस्की डॉक्टर स्टोन को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जब डॉक्टर स्टोन ने उस एस्ट्रोनॉट का मुंह देखा तब वो पूरा बीच में से फटा हुआ था। दरअसल इस एस्ट्रोनॉट के सर में वही सैटेलाइट का मलबा घुस गया होगा जो तेजी से चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि हमें पता है कि उन मलबों की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, और अब उनमें से एक एस्ट्रोनॉट की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। तभी भी कैप्टन कॉस्की और डॉक्टर स्टोन उस मरे हुए एस्ट्रोनॉट को अपने साथ लेकर जा रहे थे, और अब उनकी यह पूरी कोशिश थी कि वो स्पेस शटल तक पहुंच जाएं। कॉस्की लगातार अपने स्पेस शटल की तरफ मूव होता ही जा रहा था। रास्ते में डॉक्टर स्टोन की ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, और अब कैप्टन कॉस्की के सूट में लगे हुए थ्रस्टर्स भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, जिससे उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि वो कहां पर जा सकते हैं। लेकिन वो दोनों कैसे भी करके अपने स्पेस शटल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कैप्टन कॉस्की और स्टोन ने देखा कि उनका पूरा स्पेस शटल खराब हो चुका है। उनके सारे टीम मेंबर्स मारे जा चुके थे, और अब उन्हें कोई भी होप नहीं दिख रही थी यहाँ से बचकर बाहर निकलने का। तभी कैप्टन कॉस्की स्टोन को बता रहा था कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें इवैक्यूएशन चैम्बर मौजूद हो सकता है। चैम्बर की मदद से वो दोनों अर्थ पर लैंड कर सकते थे। इसीलिए अब अपने सूट के थ्रस्टर्स को यूज करके कैप्टन कॉस्की स्टोन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बढ़ने लगा था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर उनके साथ कौन सी डरावनी घटनाएं घटेंगी। कैप्टन
कैप्टन कॉस्की ने अपने सूट की सारी पावर्स यूज कर ली थी आगे बढ़ने के लिए और अब कुछ ही मिनटों में वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अब उन दोनों के बीच जो रस्सी बंधी हुई थी वो भी टूट जाती है, जिससे कि कैप्टन कॉस्की और डॉक्टर स्टोन स्पेस शटल से लगातार टकराते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि स्पेस शटल का एक हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका है और जिस इवैक्यूएशन चैम्बर की वो लोग बात कर रहे थे उसका पैराशूट भी अपने आप ही खुल गया है, यानी कि वो सब इवैक्यूएशन चैम्बर को यूज नहीं कर सकते। और अब कैप्टन कॉस्की और डॉक्टर स्टोन लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कैप्टन कॉस्की तो काफी दूर चले जाते हैं, पर तभी डॉक्टर स्टोन का पैर लकीली एक रस्सी में फंस गया था और उसने दूसरी रस्सी की मदद से कॉस्की को भी पकड़ लिया था। कैप्टन कॉस्की डॉक्टर स्टोन को कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द रस्सी को छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा देर तक चला तब डॉक्टर स्टोन भी उसके साथ स्पेस में गुम हो जाएंगी। लेकिन स्टोन ये बात मान ही नहीं रही थी। कैप्टन कॉस्की ने तो अब एक बहुत ही टफ डिसीजन ले लिया होता है। उन्होंने अपनी रस्सी जानबूझकर खोल दी थी ताकि डॉक्टर स्टोन बची रहे। हालांकि डॉक्टर स्टोन ये चीजें करने के लिए रेडी ही नहीं थी और अब कॉस्की स्टोन को कह रहा था कि तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें किसी भी हालत में अर्थ पर पहुंचना ही पड़ेगा। और अब कैप्टन कॉस्की अपनी जान की कुर्बानी देकर दूर स्पेस में चले जाते हैं। डॉक्टर स्टोन कैसे भी करके अपने स्पेस शटल पर आती है। स्टोन चाहती थी कि वो कॉस्की को कैसे भी पकड़ ले, लेकिन अब उसके सूट की ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी। इसीलिए डॉक्टर स्टोन सबसे पहले स्पेस शटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिली थी और अब वो बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन कॉस्की से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। कॉस्की स्टोन की रेंज से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका था। स्टोन वहीं पर रुककर कांटेक्ट करने की कोशिश करते ही रहती है। तभी उसने देखा कि सिस्टम खराब होने की वजह से आग लगना स्टार्ट हो गया है और अब आग पूरी तरीके से स्पेस शटल में फैलती जा रही थी। डॉक्टर स्टोन कैसे भी करके एक दूसरे इवैक्यूएशन चैम्बर में आ जाती है और अब उसने दिमाग लगाते हुए इवैक्यूएशन चैम्बर को स्पेस शटल से अलग कर दिया था। स्टोन को लग रहा होता है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन उस इवैक्यूएशन चैम्बर का पैरासूट अभी भी स्पेस शटल से लगा ही हुआ था, जिसकी वजह से स्टोन का इवैक्यूएशन चैम्बर वापस स्पेस शटल की तरफ बढ़ने लगता है और अब थोड़ी देर में ही वो इवैक्यूएशन चैम्बर की उससे टक्कर हो जाएगी। लेकिन सही टाइम पर डॉक्टर स्टोन उसे कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद उसने तुरंत बाहर निकलकर पैरासूट की रस्सियों को काटना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर स्टोन देखती है कि उसके घड़ी पर लगाया हुआ 90 मिनट का काउंटडाउन खत्म हो चुका होता है, यानी कि वो सारा सैटेलाइट का मलबा अर्थ का एक चक्कर लगा के वापस उसी प्लेस पर आ रहा होता है और ये स्टोन के लिए एक खतरे की घंटी होती है। सैटेलाइट के टुकड़ों को अपने पास आते हुए देखकर स्टोन तुरंत इवैक्यूएशन चैम्बर में चली गई थी और अब वो सारी रस्सियां काटने के बाद स्पेस शटल से दूर चली जाती है। स्टोन ने इवैक्यूएशन चैम्बर के सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद स्टोन को ये पता चलता है कि इस चैम्बर में फ्यूल ही खत्म हो गया है, यानी कि डॉक्टर स्टोन अब आगे मूव नहीं हो सकती। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से शटल में फंसी रह गई ना, तब यहाँ पर कोई भी उसे बचाने नहीं वाला। और अब डॉक्टर स्टोन का इवैक्यूएशन चैम्बर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर स्टोन को वहाँ पर कई घंटे बीत जाते हैं और अब तो उसने बचने की सारी होप छोड़ दी थी। डॉक्टर स्टोन ने तो हार मानकर अपने चैम्बर की ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद कर दी होती है, जिससे बड़ी आसानी से उसकी जान चली जाए। स्टोन एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी स्टोन को एक विजन आ रहा था, जिसमें कैप्टन कॉस्की स्टोन के बाजू में मौजूद होता है और वो स्टोन को लगातार मोटिवेट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि स्टोन ने उससे वादा किया था कि वो सही सलामत धरती पर पहुंचेगी। तभी अचानक से स्टोन की आंखें खुल जाती हैं। वहाँ पर कैप्टन कॉस्की मौजूद नहीं था, बल्कि ये तो डॉक्टर स्टोन की एक इमेजिनेशन थी। लेकिन पता नहीं कैसे डॉक्टर स्टोन को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। उसने तो तुरंत ही ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर दी थी और अब वो यहाँ से बचकर निकलने का प्लान बनाने लगती है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद डॉक्टर स्टोन को पता चला कि पास ही में चाइनीज स्पेस स्टेशन मौजूद है और अगर स्टोन कैसे भी वहाँ पर पहुँच गई तब वो इवैक्यूएशन चैम्बर की मदद से धरती पर लौट सकती थी। इसलिए अब डॉक्टर स्टोन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करती है। उसने अपने खराब हुए इवैक्यूएशन चैम्बर को अलग कर दिया था और अब डॉक्टर स्टोन तुरंत ही उस चैम्बर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद था, जिसके प्रेशर की वजह से डॉक्टर स्टोन अपने आप को डायरेक्शन दे रही थी और अब वो लगातार चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ते रहती है। हालांकि वो पूरी तरीके से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये आइडिया 80% तो वर्क कर रहा था और अब वो कुछ ही देर बाद चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच गई थी। डॉक्टर स्टोन तो बाल बाल बचती हैं वापस से स्पेस की गहराई में जाने के लिए। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आखिरी हिस्सा अपने हाथों से पकड़ लिया था, जिससे कि वो अंधकार में जाने से बच जाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म हो रही थी तो दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही थी और अब सैटेलाइट का टूटा हुआ मलबा वहां तक पहुंच गया था। डॉक्टर स्टोन कैसे भी करके उनसे बचने के लिए स्पेस शटल के अंदर चली जाती हैं, पर अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी, यानी कि अंदर लिखे गए सारे बटन्स और कंट्रोल्स चाइनीज में लिखे होंगे। डॉक्टर स्टोन को उन बटन्स में से कुछ समझ ही नहीं रहा होता कि वो क्या प्रेस करे, इसीलिए वो रैंडमली अपने समझ के मुताबिक कुछ भी प्रेस करने लगती हैं। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उन्होंने इवैक्यूएशन चैम्बर को अलग कर दिया था
जो एकदम सही सलामत स्पेस स्टेशन से निकलते हुए अर्थ की तरफ बढ़ने लगा था। डॉक्टर स्टोन का चेंबर बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है। उन्हें डर था कहीं ये चेंबर ब्लास्ट ना हो जाए, और अब उनका चेंबर अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आने लगा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी ना कि वो गर्म होना स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर स्टोन को अब जाकर लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी, लेकिन उनका लक स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था। वो इवैक्यूएशन चेंबर थोड़ी देर में ही अर्थ के ग्रेविटेशनल कक्षा के अंदर पहुंच चुका था, और अब डॉक्टर स्टोन सही सलामत इवैक्यूएशन चेंबर के साथ एक समुद्र में गिर जाती हैं। वो तुरंत बाहर निकलकर पानी के ऊपर आना चाहती थी, लेकिन स्पेस सूट के कारण वो नीचे ही गिरते जा रही होती हैं। इसीलिए डॉक्टर स्टोन को अपना स्पेस सूट उतारना पड़ा, और अब वो कैसे भी करके किनारे पर आ जाती हैं। डॉक्टर स्टोन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगी, और अब उन्हें सही टाइम पर रेस्क्यू कर लिया जाता है। दरअसल इस कहानी में हमें अंतरिक्ष का वो डार्क साइड बताया गया है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। और तो और हम इंसान स्पेस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में उसे पूरी तरीके से गंदा करते जा रहे हैं, क्योंकि स्पेस में अगर सैटेलाइट का वो मलबा फैला ना होता तब डॉक्टर स्टोन और कैप्टन कॉस्की की ये हालत नहीं होती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।